हेलो फ्रेंड, नैतिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को विगत कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज स्वतंत्रता के संदर्भ में लास्ट क्लास है। स्वतंत्रता का कानून के साथ क्या संबंध है और स्वतंत्रता को किस तरीके से संरक्षित रखा जाएगा, इन्हीं दो बिंदुओं पे हम लोगों का आज चर्चा करनी है। स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के संदर्भ में कई विचारकों के विचार पढ़ने के बाद आज हम लोग स्वतंत्रता का कानून के साथ क्या संबंध है इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्रता और कानून का जो संबंध है, इसके संदर्भ में जो है विचारकों में मतभेद है। स्वतंत्रता और कानून, इसके संदर्भ में दो बातें हैं। विरोधी और समर्थक। विरोधी और समर्थक। विरोधी और समर्थक कहने का मतलब है कि जो विचारक या जो लोग स्वतंत्रता को कानून के साथ इस बात में विश्वास करते हैं कि कानून स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं है, बल्कि जहां कानून होगा वहां स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, इस बात के समर्थन करने वालों को विरोधी माना गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि जो कानून है, कानून से ही वास्तविक रूप से स्वतंत्रता का संरक्षक हो सकता है, और जो स्वतंत्रता है उसके अस्तित्व कानून के ही पर निर्भर है। तो जो ये बात कहते हैं उनको जो है उनका समर्थक कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता और कानून के संदर्भ में जो विरोधी लोग हैं इनकी बातों को पढ़ा जाए। स्वतंत्रता हमें पता ही है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की जो आज़ादी है वही हमारी स्वतंत्रता है, और जो कानून है वह यह है कि राज्य द्वारा निर्मित जो नियम है वह कानून है। इसका पालन करना जनता के लिए या उसके नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। नहीं पालन करने पे दंड का प्रावधान होता है, अर्थात कानून के पीछे शक्ति निहित होती है। चूँकि कानून का स्वभाव दंड का होता है, इसलिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से खंडित होता है। इसी बात के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, उनके एक ग्रुप है विचारकों का। सबसे पहले अराजकतावादी, इसका विरोध करते हैं। अराजकतावादी हैं। दूसरा व्यक्तिवादी विचारक, और जो तीसरा है वह है साम्यवादी। इन तीनों विचारों को थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए। अराजकता विचारक किसे कहा था? अराजकतावादी विचारक वह लोग होते हैं जो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि राज्य शक्ति पे आधारित है और इसके द्वारा जो निर्मित कानून है वह व्यक्तियों को बांटता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खंडित करता है। इसलिए राज्य विहीन समाज में व्यक्ति के अस्तित्व का सुरक्षा कायम हो सकता है, और राज्य जब तक रहेगा उसमें व्यक्ति का जो अस्तित्व, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कायम नहीं रहेगी। इसीलिए अराजकतावादी, जो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अराजकतावादी कहते हैं। व्यक्तिवादी विचारक वे लोग हैं जो राज्य और व्यक्ति के संबंधों की तुलना में व्यक्ति को राज्य की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं। व्यक्ति को राज्य की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं, और राज्य को कहते हैं कि कानून और नियम और कानून तक ही राज्य अपने आप को सीमित रखे। बाकी जो व्यक्ति है, व्यक्ति चूँकि विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की पूर्ण आज़ादी दे देनी चाहिए। तो व्यक्तिवादी विचारक भी राज्य के द्वारा निर्मित कानून को व्यक्ति के स्वतंत्रता में एक प्रकार के बाधक के रूप में स्वीकार करते हैं, और ये राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता है। अभी हम लोग इसको और बड़े से पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो साम्यवादी अवधारणा के जो विचारक हैं, जैसे जो मार्क्सिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो समानता है वह समानता वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज में संभव है। जो समाज में वर्ग बना हुआ है उस वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है,
इसके पीछे जो मूल कारण है वह राज्य की शक्ति है। यदि राज्य को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी। अब हम लोग एक एक करके अराजकतावादी विचारक को पढ़ेंगे। जो अराजकतावादी विचारक का मानना है कि जो कानून है वो मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और जो कानून है इस कानून का आधार शक्ति है। कानून का आधार, चूंकि कानून राज्य के द्वारा निर्माण किए जाते हैं और इनके आधार होती है शक्ति। शक्ति के कारण मनुष्य की जो आज़ादी है, मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वह हमेशा बाधित होती है। मनुष्य की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के कानून के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। इसलिए कानून विहीन स्थिति में ही मनुष्य के अस्तित्व जो है सुरक्षित है। और इसके एक जो महत्वपूर्ण समर्थक हैं, जो इसकी पूर्ण वकालत करने वाले हैं, वह है विलियम गॉडविन। ये कई बार पूछ चुका है कि विलियम गॉडविन कैसे विचारक हैं, तो अराजकतावादी विचारक हैं। विलियम गॉडविन ने कहा जो कानून है, कानून सर्वाधिक घातक प्रकृति का है। घातक प्रकृति का है। विलियम गॉडविन ने क्या कहा? जो कानून है वो सर्वाधिक घातक प्रकृति का है। सर्वाधिक घातक प्रकृति कहने का मतलब है कि यह किसी की अस्तित्व को और किसी की स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट करने वाली स्थिति है। और कानून का अस्तित्व जो है केवल राज्य के होने से ही नहीं है, राज्य के पहले भी कानून का अस्तित्व रहा है। लेकिन जो कानून है वास्तव में यह मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है। वह उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता को क्या करता है? घटाता है, उसको नष्ट करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति घातक है। घात लगाने वाले व्यक्ति जो घातैल होते हैं, जो घातक होते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं समाज को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। घातक एक ऐसा शब्द है जो बहुत विश्वास को तोड़ने वाले और विश्वासघात करने वाले लोगों के लिए घातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो विलियम गॉडविन है, इसने कानून के लिए घातक शब्द का प्रयोग किया, और घातक इस अर्थ में प्रयोग किया यह मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट करता है, मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त करता है, और मनुष्य के अस्तित्व को भी कहीं ना कहीं पराधीनता में लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए यह क्या है? घातक है। अराजकतावादी विचारक के बाद जो कानून को व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध में नहीं मानते हैं वह है व्यक्तिवादी विचारक। व्यक्तिवादी विचारक, इनका क्या मानना है कि राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक बुराई है। ये कई बार पूछा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। किसका कथन है? व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद। तो ये जो स्टेटमेंट है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवादियों का है। अब इसमें दो शब्द राज्य के लिए लगाए गए हैं, राज्य आवश्यक भी है और राज्य क्या है? बुराई भी है। इन दोनों शब्दों को एक रूप से हम लोग समझ लिया जाए तो ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। राज्य आवश्यक है, क्यों? जो मनुष्य है वह राज्य का नागरिक है और राज्य में ही अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाकर रखा है, और मनुष्य की बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसको रेगुलेट करने में, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है? राज्य आवश्यक है। लेकिन इन्हीं आवश्यकताओं में उसके तमाम तरह की बुराइयों वाले कार्य हैं, जैसे कानून बनाना। और कानून, कभी कभी कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो नागरिकों के अस्तित्व के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित
करने के लिए न बना के, बल्कि इन सबको डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए राज्य की एक प्रकृति क्या है, बुराई की भी है, क्योंकि ये शक्ति का प्रयोग करता है, भय के माध्यम से शासन करने की बात करता है, सत्तावादी बनने का प्रयास करता है, संपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में लेने की बात करता है। इसलिए आवश्यक होने के साथ साथ तमाम तरह की बुराइयों की प्रवृत्तियों को राज्य क्या किया है, धारण करके रखा है। इसलिए जो है राज्य क्या है, राज्य की जरूरत, राज्य निर्मित जो कानून है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। इसके संदर्भ में डायसी एक विचारक है, डायसी ने कहा, डायसी, कानून की मात्रा जितना अधिक होगी, कानून की मात्रा जितना अधिक होगी, कानून की मात्रा जितना अधिक होगी, स्वतंत्रता उतना ही कम होगा, स्वतंत्रता उतना ही कम होगा। ठीक है, ये डायसी का कथन है कि कानून की मात्रा जितना अधिक होगी, स्वतंत्रता उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, कानून और स्वतंत्रता के बीच विपरीत नेचर का प्रभाव है। कानून बढ़ेगा तो स्वतंत्रता घटेगा, स्वतंत्रता बढ़ेगा तो कानून घटेगा। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानना व्यक्तिवादियों का है, जिसमें ये डायसी का क्या है, विचार है। अब हम लोग जो है इनके संबंध के संदर्भ में जो है साम्यवादियों के विचारों को देखा जाए। जो साम्यवादी हैं वो क्या कहते हैं, साम्यवादी का मतलब समान व्यवस्था वाली समाज, उसी को साम्यवादी कहते हैं। और इनका ये मानना है कि जो राज्य है, जो राज्य के कानून हैं, वह समाज के जो धनिक वर्ग है उनके हितों की सुरक्षा करता है, उनके हितों का एक साधन है। इसलिए अन्य व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है, जैसे निर्धन और गरीब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वह इससे सुरक्षित नहीं रहती है। यह अमीर व्यक्ति के साधन के रूप में जो निर्धन है उस पर क्या करते हैं, अपने सत्ता को काबिज करते हैं, उन पे अपने पराधीनता को लागू करते हैं, उनको अधीन बनाने में क्या करता है, कानून सहायक है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि साम्यवादी व्यवस्था में वर्गविहीन समाज होगी और राज्य उसमें विलुप्त हो जाएगा। साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त हो जाएगा, कानून की कोई जरूरत नहीं है। कानून जो है तो गरीब अमीर वर्ग के हितों को सुरक्षा करने वाला एक साधन है, इससे गरीबों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं होती है। इस तरीके से ये विरोधी विचारक रहा और इन विरोधों में भी कुछ दम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज के डेट में या तत्कालिक समय में भी यह अवधारणा राजनीति शास्त्र में मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया है। और इस बात को माना गया है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ठीक है, तो जो इसके समर्थक हैं उनका ये पाला है, समर्थक जो है, समर्थक में जॉन लॉक ने क्या कहा, जहां कानून है, जहां कानून है वहीं स्वतंत्रता है। जहां कानून है वहीं स्वतंत्रता है, मतलब कानून विहीन जगह पे हम स्वतंत्रता की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा लॉक का मानना है। इसका मतलब क्या है, कानून स्वतंत्रता का क्या है, संरक्षक है, स्वतंत्रता के अस्तित्व को बना कर रखता है लॉक के विचार से। ऐसे ही जो विलोबी ने कहा, विलोबी, जहां नियंत्रण है, जहां नियंत्रण है वहीं स्वतंत्रता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब शब्दों का
कि बिलोबी ने नियंत्रण की बात कहा, लॉक ने कानून की बात कहा। इस बिलोबी के जो नियंत्रण की वाली बात है, यह भी कहीं ना कहीं इसका इशारा जो है कानून की तरफ ही है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं, हॉकिंग का। ये सारे स्टेटमेंट पूछे हुए हैं हॉकिंग का। हम जितना स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम जितना स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमें उतना ही कानून के अधीन रहना चाहिए। हमें उतना ही कानून के अधीन होना चाहिए। ठीक है, हॉकिंग ने इस बात को तय कर दिया, जब हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिस सीमा तक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उस सीमा तक कानून के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इन तीनों विचारकों का, जैसे लॉक हुआ, बिलोबी हुआ, हॉकिंग हुआ, इन तीनों विचारकों के विचारों को यदि का निष्कर्ष निकाला जाए तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो कानून है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्रता जहाँ है वहाँ कहीं ना कहीं कानून होगा ही, बिना कानून की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा मानना इन लोगों का है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कानून जो है स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित करता है, कैसे कानून को बढ़ाता है। तो सबसे पहला इसका ये है कि जो कानून है, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप को रोकता है। अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप को रोकता है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप को रोकता है। कैसे? जैसे स्वतंत्रता के बारे में ये कहा गया कि स्वतंत्रता का पालन करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और यदि ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो वह स्वतंत्रता किसी भी रूप में कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। उस व्यक्ति के हर कार्य का कहीं ना कहीं सामाजिक संदर्भ होता है और व्यक्ति अपने कार्य केवल अकेले नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की व्यवस्था कानून के द्वारा कर दी जाती है कि वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पालन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। यदि वह हस्तक्षेप करता है तो उसकी स्वतंत्रता की गारंटी बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति के हस्तक्षेप को उस सीमा तक समाप्त किया जाता है कानून के माध्यम से जहाँ वह उसको डिस्टर्ब करता है। तो व्यक्ति के हस्तक्षेप से, दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम करता है। दूसरा, राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम करता है। व्यक्ति जिस राज्य में रहता है वो राज्य का नागरिक होता है और राज्य अपने कानून के माध्यम से ही अपने कार्यों का संचालन करता है। ऐसी स्थिति में राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर ले जिससे किसी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो। तो यह कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से यह राज्य पे यह लिमिटेशन तय कर दी जाती है कि वह अपने नियमों को बनाते समय व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ध्यान रखे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो न्यायपालिका के माध्यम से ऐसा कराया जाएगा। इसलिए राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम किया जाता है। जो तीसरी बात है वह यह है कि कानून का सकारात्मक रूप भी होता है। कानून का सकारात्मक रूप भी होता है।
कानून का सकारात्मक रूप भी होता है। अब सकारात्मक रूप होता है, इसका क्या मतलब है? कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण की जरूरत पड़ती है, ऐसी परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है जहां व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर सके। तो उन परिस्थितियों को निर्माण करना, उन पर्यावरणों का निर्माण करना, ये राज्य का काम है और कानून के माध्यम से वह ऐसा करता है। तो इस तरीके से देखा गया कि कानून जो है वह स्वतंत्रता का बाधक नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का साधक है। स्वतंत्रता के बढ़ाने में, स्वतंत्रता के पूर्ण वातावरण बनाने में यह कहीं ना कहीं कानून एक जो है क्या कहते हैं, एक साधन के रूप में काम करता है। इसलिए इस जो मान्यता है, इसी मान्यता को राजनीति शास्त्र में स्वीकृति प्राप्त है। यह बात सही है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है, लेकिन यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इतिहास में और राज्यों में यह देखा गया है कि कानून जो तानाशाह प्रवृत्ति के शासक होते हैं वह इनका प्रयोग व्यक्तियों पे तानाशाही को लागू करने के लिए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे हिटलर और मुसोलिनी का उदाहरण, जो एक बहुत बड़े तानाशाह के रूप में जाना जाता है। ये लोग जितने भी कानून बनाते थे, उन सारे कानून बनाने के पीछे उनका मंशा यही था कि व्यक्ति को उतना ही पराधीन अधीन बना दिया जाए ताकि वह राज्य के सामने खुलकर अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय न कर सके। वह एक राज्य का वह क्या बन जाए, पूरी तरीके से एक गुलाम बनकर बना रह जाए। उनकी स्वतंत्रता को कानून के माध्यम से इस तरीके से सीमित कर दिए थे, वो एक तानाशाह के रूप में प्रकट हुए और तानाशाही प्रवृत्ति के कारण व्यक्तियों की आज़ादी, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बिल्कुल कुचल दी। तो कानून का दोनों रूप है। अब यह निर्भर करता है कि जो शासक है उसकी प्रवृत्ति क्या है। यदि वह तानाशाह प्रवृत्ति का है तो वह कानून ऐसे बनाएगा जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो। यदि वह उदारवादी विचारक का है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कानून का ऐसे स्वरूप बना कर देगा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के निष्कर्ष के रूप में हम लोग यही निकालेंगे कि कानून जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा ही प्रदान करता है, उसको घात नहीं पहुँचाता है। ठीक है, बाकी यदि कानून का रूप नकारात्मक है तो उसका सकारात्मक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि कानून स्वतंत्रता को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए, कानून का स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे हो। तो स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे होगा? तो सबसे पहले आदर्श कानून बने। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, तीसरा, जागरूकता हो। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। पांचवा, आर्थिक न्याय हो। छठवा, स्वतंत्र मीडिया हो। सातवां, विशेषाधिकार न हो। ठीक है, जो आठवां है, शक्ति पृथक्करण हो। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था हो। संतुलन की व्यवस्था हो। इस 8 बिंदुओं से स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सकती है। आदर्श कानून, ऐसे कानून बनाए जाए जो कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का बढ़ाता हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित प्रदान करता हो।
ऐसे परिस्थितियों और आदर्शों का निर्माण करता हो जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करता हो, जैसे शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर देना, मजदूरों की काम के घंटे तय करना, एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर जिस परिस्थितियों में मजदूर अपना काम कर सके, इस तरीके के कानून बनाना जिससे व्यक्ति की भलाई सुनिश्चित होती है। तो ये बात हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्था। राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इन सब व्यवस्थाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता होती है, सरकार बनाने और सरकार को हटाने में जनता जिम्मेदार होती है, उसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जो शासक होता है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हिमायती होता है, उसका समर्थक होता है, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को कानून बना के बढ़ाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जागरूकता भी होनी चाहिए। जनता को स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन वो अपने इस बात को जागरूक नहीं है, तो जागरूक नहीं है तो फिर बाद में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके बाद से जो स्वतंत्र न्यायपालिका हो, कार्यपालिका और विधायिका कानून बना के वह कुछ ऐसी चीज़ों को लागू कर सकती है जिससे कि व्यवस्थाएं और लोगों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। तो इस अवस्था में यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उन कानूनों को वहाँ तक समाप्त कर देती है जहाँ तक व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है, खंडित करता रहता हो। तो इस तरह स्वतंत्र न्यायपालिका की भी जरूरत है। उसके बाद से आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का कहने का मतलब है कि आर्थिक समानता, लोगों के मध्य आर्थिक विषमता इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपने धन बल का प्रयोग करके अपनी आज़ादी को और अपनी बातों को दूसरे के ऊपर थोपता। कहीं ना कहीं आर्थिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसा कि लास्की ने भी ऐसा विचार रखा। बहुत सारे विचारकों का मानना है आज़ादी की बात करने वाला व्यक्ति को आज़ादी तभी मिलती है जब आर्थिक रूप से वह सबल होता है, आर्थिक रूप से वह मजबूत होता है। और आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्ति को कानून के माध्यम से मिला हुआ आज़ादी भी वह उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, और ना ही उसके मन मस्तिष्क में इस प्रकार की आज़ादी के कोई भाव होती है, वह हीनता के भाव से दबा रहता है। इसलिए स्वतंत्रता को पाने के लिए आर्थिक समानता और आर्थिक रूप से सबल होना बहुत ही जरूरी है। स्वतंत्र मीडिया सरकार की आलोचनाएं करता है, सरकार को उन कानूनों का आलोचना करता है जो जनता के हित में नहीं हो। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। विशेषाधिकार का अंत। हर समाज में जाति के आधार पर धन और के आधार पे कुछ लोगों को विशिष्ट बना दिया जाता है। उस विशिष्टता के अहंकार में वह जो है अनाप शनाप के कार्यों को करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा तो सारे लोगों के अंदर जो है समानता की भाव जग जाएगी, और विशेषाधिकार जिनके पास नहीं है वो हीन भावना के शिकार होते हैं। जब विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे, विशेषाधिकार विहीन समाज रहेगा, तो न हीन भावना से कोई ग्रसित होगा, न विशिष्टता के कारण अहंकार के भाव में आएगा। ऐसी स्थिति में समानता कायम रहेगी और सभी व्यक्ति एक दूसरे को क्या होंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। शक्ति पृथक्करण। जब शक्ति किसी एक जगह केंद्रित कर दी जाती है तो वह शक्ति, वह संस्था, वह व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली का अनुभव करता है, और इस शक्तिशाली का अनुभव करने की स्थिति में वह अहंकारी बन जाता है, तानाशाही बन जाता है, और वह जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के हितों को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए, शक्ति को जगह जगह टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो यह शक्ति अब शक्तिशाली या तानाशाह के अहंकार में न होकर व्यक्ति के हितों में कार्य करने लगता है। नियंत्रण और संतुलन। कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे को संतुलित भी करें, और बाद में वो प्रकार का सामंजस्य भी बने। जैसे कार्यपालिका को यह हमेशा भय रहना चाहिए कि व्यवस्थापिका हमें उतार देगी, और व्यवस्थापिका को यह कार्यपालिका से भय रहता है कि हम सामंजस्य बना के नहीं रहें तो व्यवस्थापिका को भंग कर दी जाएगी। इस तरह दोनों को शक्तियाँ दे के एक दूसरे को संतुलन करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो अपनी अपनी सीमाओं के अंदर में बंधी रहें। जब वो अपनी अपनी सीमाओं में बंधी रहेंगे तो निश्चित तौर से अपने कार्य को अच्छे तरीके से करती रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही खतरा मिलता है। इस तरीके से यह व्यवस्था करके किसी भी देश में, किसी भी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम की जा सकती है। यदि वह व्यक्ति जागरूक है और उसके संविधान के द्वारा, कानून के माध्यम से यदि स्वतंत्रता को मिली हुई है, तो निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्था करके उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी को सुरक्षित रखा जाता है।
इतने टॉपिकों के बाद आज जो है स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। वह टॉपिक है समानता। स्वतंत्रता का समानता के साथ बहुत ही अटूट रिश्ता और संबंध है, और यह भी बहुत विवाद का विषय भी है। कुछ लोग स्वतंत्रता को समानता का विरोधी मानते हैं, तो कुछ लोग समानता को स्वतंत्रता की हिमायती मानते हैं। अभी हम लोगों ने आर्थिक न्याय के संदर्भ में इसको देखा भी है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार फिर आपसे निवेदन रहेगा कि बीच बीच में जो समय 2 दिन 3 दिन डिस्टर्ब हो रहा है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा और क्लास हमारा कंटिन्यू ऐसे ही चलता ही रहेगा। और ये विश्वास और धैर्य बना कर रखिए, जो मैंने कहा है कि क्लास को पूरा पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।